नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास चंडाल चौकड़ी पार्ट 2। फाटक का गार्ड हिम्मत सिंह है, अमरदीप बोला। ये इधर क्यों आ रहा है? इसे तो गेट छोड़कर कहीं जाने की इजाज़त नहीं है। कोई खासी वजह होगी, आने दो, मालूम पड़ जाएगी। हमें इसका ख्याल क्यों ना आया? मुझे आया था, लेकिन मैंने सोचा था कि बाकी प्यादों की तरह ये भी यहाँ से किनारा कर गया होगा। शैलजा खामोश रही। अरे कोई है इधर? बरामदे की सीढ़ियों के करीब से हिम्मत सिंह बोला। मैं फाटक का गार्ड हिम्मत सिंह हूँ। कोई है? इधर आजा हिम्मत सिंह, अमरदीप बोला। हिम्मत सिंह बरामदे में चलता उनके करीब पहुंचा। अरे, वो बोला, ये तो अपने अमरदीप बापू हैं, शैलजा बीबी हैं। फाटक छोड़कर क्यों आया? अमरदीप कर्कश स्वर में बोला। फाटक को भीतर से ताला लगा कर आया हूँ। वो तो हुआ, आया क्यों? साहब लोगों को हमले की खबर करने के लिए। हमला? कैसा हमला? हिम्मत सिंह ने बड़े यत्न से वो पोजीशन ली जिसमें कि उसके रूबरू खड़े अमरदीप और शैलजा की मैदान की तरफ पीठ हो जाती। जो मेरे पर हुआ, वो बोला और उसने अपना जख्मी सिर सामने कर दिया। अमरदीप ने देखा उसकी खोपड़ी पीछे से फटी पड़ी थी और घाव के इर्द गिर्द अब खून से सने बाल चिपके दिखाई दे रहे थे। कब हुआ? काफी टाइम हो गया। यहाँ अब आना सूझा? मेरे को अभी होश आया था। होश आते ही आना सूझा, सो आ गया। फोन क्यों न किया? फोन कटा पड़ा था, इसलिए। अब चाहता क्या है? चाहना क्या है? हालत की खबर तो झामनानी साहब को होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी? समझ ले कि हो गई खबर। मैं खुद खबर करना चाहता हूँ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन तभी शैलजा के मुंह से एक सिसकारी निकली। वार्तालाप में क्योंकि वो शरीक नहीं थी, इसलिए सहज ही वो एक पहलू घूम गई थी और उसकी निगाह मैदान की तरफ उठ गई थी। पीछे वो तीव्र स्वर में बोली। अमरदीप वापस घूमा। आप पहले मेरी बात सुनो, हिम्मत सिंह व्यग्र भाव से बोला। मैं कह रहा था कि शट अप। अमरदीप सांप की तरह फुफकारा। हिम्मत सिंह सहम कर चुप हो गया। ऐन मौके पर काम बिगड़ा जा रहा था। उसने देखा कि मैदान में बजाज अभी हथियारों से काफी परे था। खबरदार, अमरदीप चिल्लाया। उस ललकार ने बजाज के रोंगटे खड़े कर दिए। विक्षिप्तों की तरह उसने हथियारों के ढेर की तरफ जुस्त लगाई। वो जमीन पर औंधे मुंह गिरा। उसने आगे दाएं बाएं हाथ मारा तो वो एक रिवॉल्वर की नाल पर जाकर पड़ा। खबरदार, जो कोई भी है, उठ के खड़ा हो जा। बजाज उठा और फिर एकाएक घूमकर उकड़ू उकड़ू पेड़ों की झुरमुट की तरफ भागा। अमरदीप ने स्टेन गन का ऑटोमेटिक ट्रिगर खींचा। गोलियों की बौछार बजाज के पीछे इर्द गिर्द टकराई, लेकिन वो निर्विघ्न अब सामने आन पहुंची, झाड़ियों में छलांग लगाने में कामयाब हो गया। वातावरण फिर स्तब्ध हो गया। कौन था? शैलजा सस्पेंस भरे स्वर में बोली। मुकेश बजाज। अमरदीप वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला। पता नहीं कहां से आन टपका। क्या चाहता होगा? हमारे लिए तो बुरा ही चाहता होगा, वरना चोरों की तरह मैदान में नुमाया न हुआ होता, वरना भाग न खड़ा हुआ होता। वो हिम्मत सिंह की तरफ घूमा। 1 सेकंड में बोल, क्या माजरा है, वरना शूट कर दूंगा। कैसा माजरा? हिम्मत सिंह बौखलाए स्वर में बोला। तुझे मालूम है अपनी जान की खैर चाहता है तो कबूल कर कि तू बजाज के भेजे यहाँ आया है। बजाज? कौन बजाज? तू किसी बजाज को नहीं जानता? मुकेश बजाज को जानता हूँ, जो कि झामनानी साहब का खास है, आपकी तरह। लेकिन मैंने तो कल से उसकी सूरत नहीं देखी। मैं तो अपने केबिन में बेहोश पड़ा था, जहाँ से उठकर मैं सीधा यहाँ आया हूँ। अभी मैदान में मुकेश बजाज था, मैंने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? अंधा है? तेरा तो मुंह भी मैदान की तरफ था, लेकिन तवज्जो उधर नहीं थी। तब तवज्जो आपकी तरफ थी। ठीक है, ऐसे ही सही। तो अब तू झामनानी साहब से मिलना चाहता है? हाँ, ताकि मैं मालूम ताकि तू साहब को बता सके कि तेरे पर हमला हुआ था। हाँ, आप चल मेरे साथ। कहाँ? जहाँ तू जाना चाहता है, जहाँ जाने के लिए तू आया है, झामनानी साहब के पास। ओह, साहब है कहाँ? वही हैं जहाँ अब तू भी होगा। कहाँ? अभी मालूम पड़ता है। अमरदीप उसे कोने के दरवाजे पर ले आया। उसने दरवाजा खोलकर जबरन उसे भीतर धकेल दिया।
और बाहर से दरवाजा पूर्वता बंद कर दिया। हालात की उस करवट से वो फिक्रमंद था। जो होना था वो 2 घंटे का वक्फा मुकम्मल हो जाने के बाद होता तो उसे कोई परवाह न होती, लेकिन अब उसने बजाज की तरफ से चौकन्ना रहने का अतिरिक्त काम भी करना था, जो कि पता नहीं किस फिराक में था। 2 करोड़, नसीब सिंह बोला। झामनानी ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। बड़ी चढ़िया हुआ है नी? फिर वो भड़क कर बोला, बड़ी वारदात पर पर्दा डालना होगा, बड़ी लीपापोती करनी होगी, जान का बड़ा जोखम उठाना होगा। सोहर की धमकी की तलवार हर वक्त मेरे सिर पर लटकी होगी। ये सिर धड़ की बाजी है झामनानी साहब। हार की सूरत में जान और माल दोनों से महरूम होना पड़ेगा। फिर भी 2 करोड़? हाँ, नसीब सिंह दृढ़ता से बोला। 2 करोड़। आसमान में उड़ना बंद कर इंस्पेक्टर साई, और जमीन पर टिक कर अपनी कीमत बोल। 2 करोड़। वड़ी, देखे कभी 2 करोड़? नहीं देखे, अब देखूंगा। सपने में ही देखेगा। वड़ी, मैं क्या पहली बार कोई पुलिस वाला खरीद रहा हूँ? क्या कहना चाहते हो? मालूम है तेरे को। वड़ी, 2 करोड़ तो कमिश्नर के लिए भी ज़्यादा है। हमने इतनी बड़ी रकम देकर जान छुड़ानी होगी तो तेरे आला अफसरों से सौदा करेंगे और हम खड़े तमाशा देखेंगे। कहाँ नसीब होगा तमाशा देखना भी। क्या मतलब? अगर तेरे एसीपी से ब्रजवासी का सौदा पट गया तो तेरा तो टिकट कट के रहेगा। एक ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर का टिकट काटने की किसी की मजाल नहीं हो सकती। किसी की नहीं हो सकती? पुलिस ऑफिसर की हो सकती है। क्या मतलब? तेरा एसीपी ही तेरे को गोली मार देगा, ये मतलब। नसीब सिंह विचलित हुआ। बड़ी, मैं तेरे को पहले ही बोला कि यहाँ से एक जना जिंदा वापस जाएगा, या तू या तेरा एसीपी। अब फैसला तेरे हाथ में है कि जिंदा वापस तू जाना चाहता है या अपने एसीपी को भेजना चाहता है। अब बोल, क्या बोलता है? तुम क्या बोलते हो? 25? पागल हुए हो? इतनी रकम तो 6 करोड़ की हेरोइन छोड़ने के लिए ही काफी नहीं। बड़ी, मैं हेरोइन भूल गया था नहीं। ठीक है, 50, 1.5, 60 से एक दमड़ी भी ज्यादा नहीं। 1.25, 80, एक पर फाइनल करो वरना भाड़ में जाओ। ठीक है। झामनानी यूं बोला जैसे हथियार डाल रहा हो। 1 करोड़। अभी चढ़िया हुआ है नी? यहाँ क्या नोट छापने की मशीन लगी है? फिर क्या बात बनी? पैसा तेरे पास पहुंच जाएगा। नसीब सिंह ने इनकार में सिर हिलाया। वड़ी बोला ना नी? झामनानी साहब, पुलिस के महकमे में मैं कल भर्ती नहीं हुआ था। वड़ी क्या कहना चाहता है नी? एक बार क्राइसिस का ये दौर गुजर गया तो फिर आप मेरी शक्ल भी नहीं पहचानेंगे। फिर कैसे बात बनेगी? हेरोइन? हेरोइन क्या? मेरे हवाले करो, रकम देना और अपना माल ले जाना। कितना काबिल पुतड़ा है, चुटकियों में हल सोच लेता है हर प्रॉब्लम का। वडी डन नी। अमरदीप और शैलजा का काम आप लोगों को तमाम करना होगा। वडी कैसे नी? वो तो हथियार बंद है। 2 घंटे का वक्फा खत्म होते ही वो हथियार डाल देंगे। फिर क्या बात है? फिर वो हथियार हम उठा लेंगे। क्यों सरदार भाई? बिल्कुल जी, पवित्र सिंह तत्काल बोला। उन विश्वासघातियों को, उन कीरतघनों को सजा तो मिलनी ही चाहिए। बराबर मिलेगी नहीं। विश्वासघातियों को भी जो कि पीछे छूट गए, और कृतघनों को भी जो यहाँ से खिसक गए। वधिया। लेकिन इंस्पेक्टर साईं, अगर पहले दाव लग गया तो जो करेगा तू करेगा। पहले दाव? नसीब सिंह बोला। कहाँ से लग जाएगा? मैं अगर बोला साईं, अगर बोला। ठीक है, अगर। तभी दरवाजा खुला। इससे पहले कि वो लोग ठीक से दरवाजे की तरफ देख भी पाते, किसी को दरवाजे के भीतर धकेल दिया गया और दरवाजा फिर बस सतूर बंद हो गया। फर्श पर भरभरा कर आन गिरा हिम्मत सिंह उठकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। हिम्मत सिंह? झामनानी हैरानी से बोला। जी साहब जी। अभिवादन करता हिम्मत सिंह अदब से बोला। बड़ी, तू किधर से टपका नी? साहब जी, हम आपको छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम? बड़ी, हम बोला नी? हाँ साहब जी। और कौन है तेरे साथ? बजाज साहब। बजाज? वो कहाँ है नी? आसपास ही कहीं है साहब जी। हम मुकाबले के लिए हथियार कब्जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से बाहर हमारी पोल पहले ही खुल गई। फिर भी मेरे ख्याल से एक गन बजाज साहब के हाथ लग गई है। वो बहुत जल्द अपनी चाल चलेंगे। साहब जी, देख लेना, बजाज साहब कुछ कर गुजरेंगे। झामनानी खामोश रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था
कि वो नई स्थिति उसके हित में थी या जो खिचड़ी अभी उसने नसीब सिंह के साथ पकाई थी वो उसमें भांजी मरने वाली थी। झाड़ियों में छुपा बजाज चौकन्नी निगाहों से सामने देख रहा था। वो मरने से बाल बाल बचा था। ये करिश्मा ही था कि स्टेन गन से निकली गोलियों में से एक भी उसे नहीं लगी थी। रह रहकर वो हिम्मत सिंह को कोस रहा था, जो कि उन दो जनों की तवज्जो अपने पर केंद्रित किए नहीं रह सका था। ऐन वक्त पर गड़बड़ हो गई थी, इसलिए कोई आधुनिक हथियार उसके हाथ लगने की जगह एक अधमरी सी रिवॉल्वर ही उसके हाथ लग पाई थी, जिसमें कि सिर्फ 4 ही गोलियां थी। फिर भी शुक्र था कि 4 तो थी, क्योंकि यूं आनन फानन हाथ लगी वो रिवॉल्वर खाली भी हो सकती थी। उस रिवॉल्वर के सदके अब कम से कम वो वहां टिका रह सकता था, वरना भागते ही बनती। अब लाख रुपए का सवाल ये था कि क्या अमरदीप और शैलजा में से कोई उसके पीछे आएगा। आए, वो मन ही मन बोला, जरूर आए, भून के रख दूंगा। फिर उसी की स्टेन गन हथिया कर कोई उसके पीछे ना आया। आखिरकार उसी ने आगे बढ़ने का निश्चय किया। तो ये आपका आखिरी जवाब है? ब्रजवासी बोला। हाँ, एसीपी सक्सेना गंभीरता से बोला। ये बहुत बड़ा केस है, इतना व्यापक कवर अब मेरे बस की बात नहीं। मालामाल हो जाओगे भैया। मुझे माल से कोई अदावत नहीं, लेकिन जो काम नहीं हो सकता वो नहीं हो सकता। तुम्हारे इंस्पेक्टर के शायद ऐसे ख्यालात न हो। नसीब सिंह मेरे से बाहर नहीं जा सकता। ब्रजवासी की भोगीलाल से निगाह मिली। चिंतित भोगीलाल ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। ठीक है, गहरी सांस लेकर ब्रजवासी बोला, आइए चलें और देखें कि कौन कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं जा सकता। पिस्तौल मुझे दो, सक्सेना बोला। क्यों? या इसे यहीं छोड़ो। लेकिन क्यों? पिस्तौल की ऐंठ में तुम कोई गलत कदम उठाने पर आमादा हो सकते हो। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं। मैंने गलत कदम उठाना होता तो सबसे पहले तुम्हें शूट करता। यहाँ गोली चली तो तुम्हारे जोड़ीदारों का क्या होगा? वही जो तुम्हारे इंस्पेक्टर का होगा। यहाँ चली गोली की आवाज भोगीलाल अर्थपूर्ण स्वर में बोला, सामने तक नहीं पहुंच पाएगी। तुम लोग ख्वाब देख रहे हो, वक्त जाया कर रहे हो और उस लड़के अमरदीप की वार्निंग को गंभीरता से नहीं ले रहे हो। भैयन, भोगीलाल दबे स्वर में बोला, ये ठीक कह रिया है। ब्रजवासी के चेहरे पर अनिश्चय के भाव आए। पिस्तौल मने दे, मैं वाको वापस टंकी में डालकर आता हूँ। हिचकिचाते हुए ब्रजवासी ने पिस्तौल उसे सौंप दी। भोगीलाल लेबोरेटरी में गया और हाथ पोंछता वापस लौटा। चलो, वो बोला। तीनों टॉयलेट से निकले और वापस लौट पड़े। निर्विघ्न बजाज सामने बरामदे की छत पर पहुंच गया। कोने के एक रोशनदान से उसने भीतर झांका तो उसे झामनानी और पवित्र सिंह के दर्शन हुए। फिर उसे इंस्पेक्टर दिखाई दिया और आखिर में एक तरफ फर्श पर बैठा हिम्मत सिंह दिखाई दिया। इंस्पेक्टर वहां क्या कर रहा था? लेकिन प्रत्यक्षता झामनानी और पवित्र सिंह के लिए वो कोई खतरा नहीं था, क्योंकि वो तो बड़े दोस्ताना अंदाज से झामनानी के साथ बतिया रहा था। उसने हौले से रोशनदान के शीशे पर दस्तक दी। सबसे पतले कान झामनानी के ही निकले। उसने तत्काल सिर उठाया। बजाज ने एक उंगली से उसका अभिवादन किया और फिर वो ही उंगली होठों पर रखी। झामनानी के नेत्र फैले। उसने हाथ के इशारे से सवाल किया। बजाज ने रिवॉल्वर शीशे के सामने की और फिर उसे इशारे से समझाया कि वो उसे रोशनदान से नीचे लटकाने जा रहा था। झामनानी का सिर सहमति में हिला। तब तक बाकी 3 जनों की तवज्जो भी रोशनदान की तरफ जा चुकी थी। सब भौचक्के से मुंह उठाए देख रहे थे। बजाज ने रोशनदान के पल्ले को हौले से गोल घुमाया तो वो निशब्द खुल गया, जो कि अच्छी बात थी, वरना उसे शीशा तोड़ना पड़ता। एक डोरी से बंधी रिवॉल्वर को उसने रोशनदान से पार कमरे में लटकाया और फिर डोरी को ढील देनी शुरू कर दी। झामनानी ने नसीब सिंह को इशारा किया। सहमति में सिर हिलाता नसीब सिंह अपने स्थान से उठा और रोशनदान के नीचे पहुंच गया। डोरी से बंधी रिवॉल्वर धीरे धीरे नीचे सरकती आ रही थी। रुक जाइए, एकाएक अमरदीप कर्कश स्वर में बोला। तीनों ठिठके। क्या है? ब्रजवासी भुनभुनाया। अमरदीप ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। आपके कोट की, वो भोगीलाल से बोला। दाईं जेब में क्या है? कुछ नहीं, भोगीलाल सहज भाव से बोला। जेब लटक रही है, जैसे कोई भारी चीज भीतर हो। जाती बार ऐसा नहीं था। क्या है जेब में? बोला ना, कुछ नहीं। मैं अंधा नहीं हूँ, कुछ तो यकीनन है।
तो आके निकाल ले भैया। अमरदीप ने शैलजा को इशारा किया। शैलजा ने पूरी मुस्तैदी से अपनी स्टेन गन से भोगीलाल को कवर कर लिया। अपना हाथ जेब से बाहर निकाल लिए। अपनी स्टेन गन भी सामने तानते हुए अमरदीप ने आदेश दिया। भोगीलाल ने खाली हाथ बाहर निकाला। जो कुछ जेब में है वो आपके हाथ में होना चाहिए था। तन्ने वहम सतावे है, जेब में कुछ ना है। एसीपी साहब बोलो, सक्सेना बोला। और थोड़ी देर बाद हम वैसे ही आपके हवाले हैं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप भी पसंद नहीं करेंगे कि 2 घंटे के इंतज़ार के वक्फे के टेल एंड पर आप कोई खून खराबा हो। नहीं? हाँ, तो बराए मेहरबानी भैया जी की जेब में जो कुछ है उसे निकालिए। सहमति में सिर हिलाता एसीपी आगे बढ़ा। पीछे से मेरे और इनके बीच में आने की कोशिश न कीजिए। सॉरी। सक्सेना भोगीलाल के पीछे पहुंचा। उसने अपना हाथ उसके कोट की जेब में डाला तो उसके नेत्र फैले। भोगीलाल पिस्तौल टॉयलेट की टंकी में वापस डालकर नहीं आया था, वो उसकी जेब में मौजूद थी। अमरदीप की चौकन्नी निगाह जेब की बदली दशा पर न पड़ गई होती तो खून खराबा होने में कोई कसर बाकी नहीं रही थी। उसने पिस्तौल जेब से निकाली। पिस्तौल? अमरदीप के नेत्र फैले। कहाँ से आई? कोई उत्तर न मिला। खैर, जहाँ से भी आई, अब कम से कम वो गलत हाथों में नहीं है। मैं इसे, सक्सेना बोला, तुम्हारी तरफ उछालूं? नहीं, अपने पास रखिए। आप सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, मुझे आप पर एतबार है। थैंक यू। जरा और वक्त की बात है, उसके बाद वैसे भी सब आप ही के हवाले होना है, इसलिए मैं उम्मीद नहीं करता कि आप खामखा गोली चलाने की कोशिश करेंगे। यू आर राइट। आप दोनों आगे बढ़िए। ब्रजवासी और भोगीलाल ने आज्ञा का पालन किया। अपनी तरफ तनी 2 स्टेन गनों के जेरे साया भारी कदमों से चलते वो कोने के बंद दरवाजे के सामने पहुंचे। लंबे डग भरता अमरदीप उनके पीछे पहुंचा। दरवाजा खोलिए, वो पीछे से फासले से बोला। भीतर दाखिल हो जाइए और इंस्पेक्टर साहब को बाहर भेज दीजिए। ब्रजवासी ने दरवाजा खोला। दोनों ने चौखट के भीतर कदम डाला। उनकी निगाह कमरे में मौजूद इंस्पेक्टर नसीब सिंह पर पड़ी तो उनके नेत्र फैले। नसीब सिंह के हाथ में गन थी। दोनों ने तत्काल दरवाजे के दाएं बाएं छलांग लगाई। पिस्तौल ने 2 बार आग उगली। दोनों गोलियां अमरदीप की छाती में धंस गई। वो कटे वृक्ष की तरह बरामदे के फर्श पर गिरा। एक छलांग में नसीब सिंह चौखट पर पहुंचा और उसने शैलजा की तरफ 2 फायर झोंके। दोनों गोलियां उसके माथे में घुस गई। अमरदीप की तरह शैलजा भी धराशायी हो गई और स्टेन गन उसके हाथ से निकल गई। मजबूती से रिवॉल्वर अपने सामने ताने नसीब सिंह ने बरामदे में कदम रखा। उसने कई बार बारी बारी पिस्तौल का रुख अमरदीप और शैलजा की तरफ किया। फिर जब आश्वस्त हो गया कि उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे तो उसने एक विजेता के से भाव से अपने एसीपी की तरफ देखा। नसीब सिंह, भौचक्का सा सक्सेना बोला, ये तुमने क्या किया? क्या किया? हथियार बंद आताताइयों पर जो कि हमें बंधक बनाए हुए थे गोली चलाई। और क्या किया? ये दोनों किसी के लिए कोई खतरा नहीं थे। ये आपका ख्याल है, मेरा ऐसा ख्याल नहीं था। तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? आ गई कहीं से। आपके हाथ में जो पिस्तौल है उसमें गोलियां हैं? हैं। क्यों पूछ रहे हो? बताता हूँ। वो सहज भाव से चलता हुआ सक्सेना के पास पहुंचा। इस रिवॉल्वर में 5 गोलियां थी, जिनमें से 4 मैंने चला दी। आप ये रिवॉल्वर संभालिए और वो पिस्तौल मुझे दीजिए। क्यों? क्योंकि अभी हमने इनके 2 हिमायतियों से भी 2-4 होना है। हिमायती? हिमायती कहाँ से आ गए? पता नहीं कहाँ से आ गए। एक ऊपर छत पर है और दूसरा सामने झाड़ियों में कहीं है। कमाल है, उन्हीं की वजह से मुझे दोनों की नीयत पर शक हुआ। क्या शक हुआ? ये सरेंडर नहीं करने वाले थे, लेकिन ये तयशुदा बात थी कि 2 घंटे बाद। किससे तयशुदा थी? भाई, सोहन ने साफ ऐसा कहा था कि कहने वाला तो कहकर उड़नछू हो गया। पीछे इन्होंने उसके कहे पर अमल किया या नहीं किया, उसे क्या खबर? तुम बड़ी अजीब बातें कर रहे हो नसीब सिंह। मैं कहता हूँ 2 घंटे बाद सरेंडर न करने जैसी इनकी कोई मंशा नहीं थी, पहले नहीं थी, लेकिन हिमायती आ गए तो। हिमायती? मुझे तुम्हारी बात पर एतबार नहीं। मुझे पिस्तौल दीजिए और 5 मिनट की मोहलत दीजिए, अभी एतबार आता है। लेकिन अब दीजिए भी।
नसीब सिंह ने जबरन उसकी उंगलियों में से पिस्तौल निकाल ली और उसकी जगह उसे रिवॉल्वर थमा दी। फिर वो एसीपी से परे हटने लगा। तुमने नाहक गोली चलाई, सक्सेना असंतोषपूर्ण स्वर में बोला। इन लोगों के खिलाफ 2 ही गवाह थे और दोनों को तुमने मार डाला। नसीब सिंह, मैं तुम्हारी इस हरकत से संतुष्ट नहीं हूँ। अच्छा? नसीब सिंह झुककर शैलजा के हाथों से निकली स्टैन गन उठाता हुआ बोला। हाँ, कहीं जरूर कोई गड़बड़ है। गड़बड़? हाँ, गड़बड़। मुझे दाल में काला दिखाई दे रहा है। दाल होगी तो काला भी होगा ही। जो बात मुझे सबसे ज़्यादा खटक रही है वो ये है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई? कहीं से तो आई ही। अब कहानी मेरी समझ में आ रही है। वो दादा लोग पहले ही कह रहे थे कि मैं उनकी लाइन पर नहीं चलूँगा, तो तुम चलोगे। नसीब सिंह, कितने में बिका? क्यों पूछते हो? हिस्सा बांटना चाहते हो? तुम्हारा ये धृष्ट जवाब ही साबित कर रहा है कि तुम बिक चुके हो। तुमने दादा लोगों को बचाने के लिए इन 2 जनों को शूट कर दिया ताकि ये उनके खिलाफ गवाह न बन पाते। कितने समझदार हो। नसीब सिंह, सक्सेना ने रिवॉल्वर सामने तानी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसमें जो 1 गोली बाकी है, समझ ले कि उस पर तेरा ही नाम लिखा है। नसीब सिंह हंसा। हंस मत कमीने, और ये ले। सक्सेना ने घोड़ा खींचा तो एक पिट की आवाज होकर रह गया। खाली है, नसीब सिंह बोला। इसमें 5 नहीं 4 ही गोलियां थी जो कि आपने इन आताताइयों पर चला दी। मैंने? सक्सेना हौलनाक लहजे से बोला। आत्मरक्षा के लिए, खुद को और अपने इंस्पेक्टर को बचाने के लिए बहुत बहादुरी का काम किया आपने। जरूर आपको पुलिस मेडल मिलेगा, मरणोपरांत। क्या? प्राण सक्सेना, एसीपी दिल्ली पुलिस, फर्ज की राह पर चलते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, महकमे का नाम रोशन किया। कमीने, तेरी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा। जब हकीकत बयान करने के लिए मैं बाकी बचा हूँगा तो क्यों नहीं करेगा? क्या मतलब? ये मतलब। नसीब सिंह ने स्टेन गन का घोड़ा खींचा। कई गोलियां सक्सेना के जिस्म में धंस गई। गुड बाय एसीपी साहब। एसीपी प्राण सक्सेना जब पछाड़ खाकर बरामदे के फर्श पर गिरा, रिवॉल्वर तब भी उसके हाथ में दबी हुई थी। अली वली तिराहा बेरम खान पहुंचे और अपने मामू मुबारक अली के रूबरू पेश हुए। लौट भी आए? मुबारक अली उन्हें देखकर हैरानी से बोला। खेल खत्म हो गया मामू? अली बोला। क्या हुआ? हुक्म के मुताबिक मैं और वली उधर छतरपुर में झामनानी के फार्म की निगरानी कर रहे थे। क्या निगरानी की कमबख्त मारो? सोहल की उधर से रवानगी के 2 घंटे बाद तक उधर कुछ नहीं हुआ था मामू। खाली चौकीदार आकर, वली बोला। फाटक भीतर से बंद कर गया था। हाँ, अली बोला, और कोई आवाजाही उधर नहीं हुई थी। 2 घंटे का वक्फा मुकम्मल होने तक नहीं हुई थी। वली बोला। अरे अब क्या एक ही, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सुर गाते रहोगे? मुबारक अली झल्लाया। या आगे भी बढ़ोगे? मामू, वली बोला। उसके बाद वहाँ पुलिस पहुँच गई थी। हाँ, अली बोला। वर्दी पर डीसीपी के फूलों वाला अफसर पहुँचा था उधर। साथ में एक इंस्पेक्टर था, कई हवलदार थे। 2 जिप्सियों पर वो वहाँ पहुँचे थे। फिर? मुबारक अली बोला। फिर क्या? वली बोला। फिर कहानी खत्म, जैसा कि सोहल चाहता था। 2 घंटे का वक्फा खत्म होने पर वहाँ पुलिस पहुँची और झामनानी और उसके बिरादरी भाई गिरफ्तार। बढ़िया। तो तुमने अपनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, आंखों से देखा उन दादा लोगों को गिरफ्तार करके ले जाते पुलिस को? वली सकपकाया। उसने अपने जुड़वे की तरफ देखा। अरे जवाब क्यों नहीं देते हो अल्लाह मारो, जुबान चुहिया उतर गई क्या? मामू, वली दबे स्वर में बोला। आंखों से तो न देखा। अरे नसीबा मारो, तो फिर तुम्हें कैसे मालूम कि वो चारों बिरादरी भाई गिरफ्तार हो गए? मामू, जब एक डीसीपी की अगुवाई में पुलिस उधर पहुंची थी तो क्या? तो खुदा की मार तुम्हारी तो पर। पुलिस के उधर पहुंचने की 100 वजह हो सकती है, 1000 वजह हो सकती है। मामू, अली दबे स्वर में बोला। उस वक्त की वजह तो वही थी ना? क्या पता तुम्हें? कैसे पता तुम्हें? जो बात निगाहों के सामने नहीं आई उसका क्या पता कि वो हुई या नहीं हुई? न होने का, वली बोला। कोई मतलब तो दिखाई देता हो मामू। देखो कमबख्त मारे को, कैसे जुबान लड़ाता है, कैसे कतरनी चलती है दोनों की, ऐन सुर में सुर मिला के। इसी को कहते हैं अंग्रेजी में कि काम के ना काज के,
2.5 मन अनाज के। अली वली खामोश रहे। यूं दौड़े चले आए जैसे यहाँ सेवैयां बढ़ रही थी, जो फौरन न पहुँचते तो इन्हें न मिलती। अल्लाह गारत करे ऐसे नालायक भांजों को। मामू, गलती हो गई, अली दबे स्वर में बोला। वो रात भर के थके हुए थे ना, वली बोला, इसलिए। इधर आ माँ सदके, पहले मैं तेरे ही हाथ पांव सहलाऊं और गोद में थपकी देकर सुलाऊं। खता माफ मामू। हाँ मामू, अली बोला, खता माफ। हमें अपनी आंखों से देख कर आना चाहिए था कि पुलिस बिरादरी भाइयों को गिरफ्तार करके ले जा रही थी। हम अभी अपनी गलती सुधारते हैं, वली बोला। कैसे? मुबारक अली बोला। अब क्या करोगे? वापस जाते हैं और गलती सुधार के आते हैं। हाँ, चौकस और मुकम्मल खबर निकाल कर लाओगे तो तभी तुम्हारी खता माफ होगी। बेरंग लौटे तो खाल खिंचवा के फूस फरवा दूंगा, अल्लाह मारो। भले ही तुम्हारी माँ रो रो के जान दे दे, समझे? हाँ मामू, और हाशमी और अशरफ को भी साथ ले जाओ। उन्हें किस लिए मामू? हाशमी पढ़ा लिखा है, वो तार को, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दूसरे सिरे से पकड़ेगा। दूसरा सिरा? डीसीपी वाला नामकुलो, वो मालूम करेगा कि डीसीपी किधर से आया था, लौट के किधर गया था, और अब बिरादरी भाइयों की, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, क्या पोजीशन थी। ओह, अब दफा भी हो। अब क्या रवानगी की कोई घंटी बजेगी तो यहाँ से हिलोगे? अली वली सिर पर पांव रखकर भागे। जो डीसीपी अपने लाव लश्कर के साथ मौकाए वारदात पर पहुंचा था, उसका नाम एसपी श्रीवास्तव था। महकमे के एक एसीपी का कत्ल अपने आप में ही बड़ी वारदात थी, जबकि वहां तो कई कत्ल हुए बताए जाते थे। उसने स्टेन गन की गोलियों से बिंधी एसीपी प्राण सक्सेना की लाश को देखा, अमरदीप और शैलजा की लाशों को देखा, और कोने के हॉल कमरे में पड़ी हुक्मनी और टोकस की लाशों को देखा। फिर उसने एक झुंड में खड़े झामनानी, ब्रजवासी, भोगीलाल और पवित्र सिंह को देखा। उसने थोड़ा बाजू हटकर खड़े मुकेश बजाज और हिम्मत सिंह को देखा। पुलिस के वहां आगमन से पहले मैदान में पड़ा तमाम असला सूखे कुएं में डाल दिया गया था और उकसे जाल को घास और टहनियों से यूं ढक दिया गया था कि एक निगाह में तो मालूम भी नहीं पड़ता था कि वहां कोई कुआं था। तहखाने में और भी जो काबिले एतराज सामान मौजूद था, वो वहां से हटाकर अन्यत्र छुपा दिया गया था। हेरोइन की खेप नसीब सिंह ने अपने अधिकार में कर ली थी। अपने एसीपी के साथ जिस जीप पर वो आया था, हेरोइन साथ लेकर उस पर वो आनन फानन कहीं गया था और फिर हेरोइन के बिना वापस लौट आया था। अब पुलिस की कैसी भी जवाब तलबी का सामना करने के लिए वो सब तैयार थे। उस तैयारी से पहले एक मतभेद उठा था, जिसको झामनानी ने ठंडा कर दिया था। घिसा हुआ पुलिसिया नसीब सिंह गवाह नहीं छोड़ना चाहता था। वो बजाज और हिम्मत सिंह का भी काम तमाम करना चाहता था, लेकिन झामनानी को वो मंजूर नहीं हुआ था। आखिर उन दोनों ने, खास तौर से हिम्मत सिंह ने, अपनी जान पर खेलकर बिरादरी भाइयों की जान बचाई जाने का सामान किया था। आखिर में डीसीपी श्रीवास्तव की निगाह इंस्पेक्टर नसीब सिंह पर पड़ी। क्या हुआ था? उसने पूछा। ये मेरे भरोसे के आदमी थे नी, जवाब झामनानी ने दिया। बरामदे के फर्श पर मरे अमरदीप और शैलजा की तरफ इशारा करता वो बोला, भेजा उलट गया कर्मा मारों का, दगाबाजी पर उतर आए। पता नहीं कैसे सोच बैठे कि यहाँ बहुत माल था जो यूं लूट सकते थे। मैंने सवाल आपसे नहीं किया था। मेरे मेहमानों को भी लूटने का मन बनाए थे कम्बल। मेहमान? मेहमान कहाँ है? वड़ी चले गए नी, खौफ खा के कूच कर गए। लेकिन इस नौजवान एसीपी की बहादुरी से और इस तजुर्बेकार इंस्पेक्टर की सूझबूझ से लूटने से बच गए, मेहमान भी और हम भी। ऐसा ही था साहब, नसीब सिंह गंभीरता से बोला। एसीपी साहब ने इनिशिएटिव न लिया होता तो जो हाल एसीपी साहब का हुआ है वो आपको हम सबका हुआ मिलता। उन्होंने इन दोनों को वक्त रहते मार गिराया था, लेकिन फिर भी किसी तरह से एक जना मरता मरता भी स्टेन गन का घोड़ा खींचने में कामयाब हो गया था, जिसकी वजह से। असहाय भाव से गर्दन हिलाता नसीब सिंह खामोश हो गया। ये रिवॉल्वर जो एसीपी साहब के हाथ में हमें दिखाई दे रही है, सर्विस रिवॉल्वर तो नहीं जान पड़ती? नहीं है सर, हम यहाँ हथियार बंद नहीं आए थे। ऐसे रिवॉल्वर का इनके पास क्या काम? मैंने दी थी सर, झामनानी के इशारे पर बजाज बोला। तुमने दी थी?
तुम रिवॉल्वर रखते हो? नहीं सर, मुझे तरसेम लाल ने दी थी, कहता था झाड़ियों में पड़ी मिली थी। तरसेम लाल कौन? मेरे एक नए मुलाजिम का नाम है नी। झामना ने बोला। पुलिस में हवलदार था, नौकरी से निकाल दिया गया तो रोता हुआ मेरे पास आया। मैंने तरस खाकर अपनी मुलाजमत में रख लिया। डीसीपी ने हैरानी से पहले झामनानी की तरफ और फिर नसीब सिंह की तरफ देखा। राज की बात है साहब, नसीब सिंह दबे स्वर में बोला। अब कहाँ है ये तरसेम लाल जिसे कि झाड़ियों में पड़ी गन मिलती है? कल से गायब है, झामनानी वितर्षणापूर्ण स्वर में बोला। कल रात 9 बजे के करीब एक काम से कनॉट प्लेस भेजा था, अभी तक लौट के नहीं आया कर्मा मारा। तो क्या नाम है तुम्हारा? मुकेश बजाज सर। तो रिवॉल्वर तुम्हें तरसेम लाल ने दी थी, और तरसेम लाल जो कोई भी वो है इस बात की तस्दीक करने के लिए उपलब्ध नहीं है फिलहाल। कभी तो लौटेगा ही, झामनानी बोला। लौटेगा नहीं तो कहाँ जाएगा? बहरहाल रिवॉल्वर तुमने आगे एसीपी साहब को दी? यस सर, बजाज बोला। क्यों? उन्हें दुश्मनों के खिलाफ हथियार बंद करने के लिए। दुश्मन यानी कि ये नौजवान और ये लड़की जो कि मरे पड़े हैं। यस सर। कैसे दी? चुपके से छत पर पहुंचा, जहां से रिवॉल्वर डोरी से लटकाकर इन तक पहुंचाई। खुद ही क्यों न इस्तेमाल की? मेरा इन दोनों के करीब पटकना मुमकिन नहीं था। मैं ऐसी कोई कोशिश करता तो यकीनन जान से जाता, इसलिए तुमने एसीपी साहब को जान से जाने दिया। उस वक्त के नाजुक हालात में मैंने उन तक हथियार पहुंचाया था सर। उसको कबूल करना या न करना और आगे उसे इस्तेमाल करना या न करना उनकी मर्जी पर मुनस्सर था। बहुत अच्छा लेते हो, ऐन किसी तजुर्बेकार वकील की तरह। बजाज खामोश रहा। 2 आदमी और भी तो मरे पड़े हैं, उनकी क्या कहानी है? वो मेरे खास आदमी थे, झामनानी बोला। बॉडीगार्ड का काम करते थे। वो कैसे मर गए? बड़ी इस छोकरे के मारे ही मरे। उनको मारे बिना ये हमारे पर हावी हो ही नहीं सकते थे। तभी तो कर्मा मारो ने पहले उन दोनों का काम तमाम किया और फिर हमारे गले पड़े। कुछ क्षण खामोशी रही। उस दौरान नसीब सिंह मुतवातर बेचैनी से पहलू बदलता रहा और डीसीपी मुतवातर उसे घूरता रहा। जब एसीपी साहब रिवॉल्वर पर काबिज हो रहे थे, फिर आखिरकार वो नसीब सिंह से संबोधित हुआ। तब तुम क्या कर रहे थे? मैं? नसीब सिंह बोला। स्टेन गन वालों का उनकी तरफ से ध्यान बटा रहा था। कामयाब तो ना हुए? बराबर हुआ साहब। कोई गड़बड़ हुई तो एसीपी साहब के उतावलेपन से हुई। उन्होंने रिवॉल्वर हाथ में आते ही गोलियां चलानी शुरू कर दी। असल में उन्हें क्या करना चाहिए था? मैं क्या बताऊं साहब? तुम न बताओ तो और कौन बताए? अभी तुम ही तो एनकाउंटर के ऐसे हालात के स्पेशलिस्ट के तौर पर बोले कि एसीपी साहब उतावले हो उठे थे, जो कि उनकी गलती थी। उन्होंने फौरन गोलियां चलानी शुरू कर दी थी, जो कि उनकी और भी ज़्यादा बड़ी गलती थी। उन्हें उन लोगों को हथियार डाल देने के लिए तैयार करना चाहिए था और उनको जान से जाने से बचाकर गोली मारनी चाहिए थी। आई सी। लिहाजा इस शख्स ने एसीपी साहब की जगह तुम्हें हथियार बंद करने की कोशिश की होती तो यहाँ का नज़ारा कुछ और होता। नसीब सिंह से जवाब देते न बना। उसने बेचैनी से पहलू बदला। तुम यहाँ कैसे पहुँचे? एसीपी साहब कैसे पहुँचे? हम इकट्ठे आए थे। वजह हमारे जोन के डीसीपी मनोहर लाल जी को मालूम है। मैं भी जानना चाहता हूँ। कोई ऐतराज? ऐतराज कोई नहीं, लेकिन वजह इन लोगों के सामने बयान करना मुनासिब ना होगा। इधर आओ। नसीब सिंह करीब आया तो डीसीपी उसके साथ बाकी लोगों से परे सरक गया। अब बोलो। वो बोला। ये लोग अंडरवर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। नसीब सिंह दबे स्वर में बोला। झामनानी इनका सरगना है। मालूम है। कोई नई बात बोलो। हवलदार तरसेम लाल इन लोगों के कैंप में हमारा भेदिया था। झामनानी जिनको अपने मेहमान बताता है, वो हेरोइन के इंटरनेशनल स्मगलर थे। ऐसी हमें पक्की टिप मिली थी। अपने डीसीपी मनोहर लाल की अध्यक्षता में हमने यहाँ रेड डालने की पूरी तैयारी की हुई थी। हमें सिर्फ मुनासिब वक्त पर हवलदार तरसेम लाल की टेलीफोन कॉल का इंतज़ार था। तरसेम लाल मुझे फ़ोन करता तो तभी रेड होती। उसने फ़ोन नहीं किया था, लेकिन मुझे अकेले यहाँ पहुँचने के लिए कहा था। अकेले? जी हाँ। अकेले क्यों?
कोई वजह उसने नहीं बताई थी। बोलता था वो टेलीफोन पर लंबी बात नहीं कर सकता था। उसकी हिदायत पर अमल तो न किया तुमने? अकेले तो तुम यहाँ न पहुँचे। मैं अकेला ही आ रहा था, लेकिन तभी एसीपी साहब मिल गए थे, तो मुझे उन्हें तरसेम लाल की कॉल की बाबत बताना पड़ा था। तब वो भी एक तरह से जबरन मेरे साथ चले आए थे। मैं अपने आला अफसर से बाहर नहीं जा सकता था, इसलिए आई अंडरस्टैंड। कब पहुंचे थे यहाँ? 11:30 के करीब। बड़ी हद आधा घंटा तुम्हें यहाँ पहुँचने में लगा होगा। जी हाँ, लिहाजा तरसेम लाल की वो कथित टेलीफोन कॉल तुम्हारे पास 11 बजे के करीब आई थी। जी हाँ, झामनानी तो उसे कल रात 9 बजे से यहाँ गायब बताता है। जाहिर है कि उसने कॉल यहाँ से नहीं की थी। कैसे जाहिर है? तो वो हमें यहाँ फार्म के भीतर या फार्म के बाहर कहीं मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। यहाँ पहुँचने के बाद के वाक़यात बयान करो। हम यहाँ पहुँचे थे तो फाटक खुला था और इलाका सुनसान पड़ा था। हम फार्म हाउस पर पहुँचे तो ये दोनों स्टेन गनों के साथ एकाएक नमूदार हुए और इन्होंने हमें अपने काबू में कर लिया। साफ जाहिर होता था कि हमारी आमद ने इनके प्रोग्राम में विघ्न डाल दिया था। प्रोग्राम जो कि लूटमार का था? जाहिर है। कैसे जाहिर है? झामनानी वगैरह पर इन्होंने अपना इरादा जाहिर किया था और तो वही जो कि यहाँ हुआ। इन लोगों के मंसूबे फेल करने की कोशिश में एसीपी साहब मारे गए। एसीपी साहब की चलाई गोलियों से ये दोनों भी मारे गए। वेरी कन्वीनियंट फॉर एवरीबॉडी। जी, क्या लूटा? कुछ नहीं, लूट पाने की नौबत ना आई, पहले ही खून खराबा हो गया। लूटते तो क्या लूटते? मालूम नहीं, जो काम हुआ नहीं उसकी बाबत में क्या बोलूं? दरियाफ्त तो करना था साहब, लेकिन एसीपी साहब की मौत की वजह से मैं सख्ते में आ गया था, इसलिए फौरन कुछ न सूझा। कुछ सूझा तो बस महकमे को फ़ोन करना सूझा। तुमने किया? क्या? फ़ोन? जी हाँ। यहाँ से? जी नहीं, यहाँ के तो तमाम फ़ोन कटे पड़े हैं। फ़ोन के लिए मुझे यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। एसीपी के पास वायरलेस फ़ोन होता है, एसएचओ के पास भी होता है। मेरे पास नहीं था, एसीपी साहब के पास था, लेकिन क्या लेकिन? बैटरी लूज थी, कहीं गिर गई। शाबाश, गनीमत हुई कि फ़ोन ही ना गिर गया। नसीब सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। तो फ़ोन करने की खातिर तुम यहाँ से 4 किलोमीटर दूर गए? जी हाँ, नसीब सिंह बोला। पीछे इन लोगों को अकेला छोड़कर? जी, ताकि ये लोग पीछे जैसी चाहते स्टेज सेट कर लेते, जो चीज़ चाहते गायब कर देते, जो चाहते बरामदी के लिए प्लांट कर देते। मजबूरी थी साहब, मैं अकेला। हाँ, तुम अकेले, लेकिन वो बात भी काबिले एतराज़ है। साहब, ऐसा ही हुक्म हुआ था। हुक्म हुआ था? एक हवलदार का काम एसएचओ को हुक्म देना होता है। साहब, वो क्या है कि हुक्म देने वाला कोई और था, लेकिन नाम तुमने हवलदार का लिया, क्योंकि वो तुम्हारी बात की तस्दीक या उससे इनकार करने के लिए उपलब्ध नहीं। उपलब्ध हो जाएगा साहब? मुझे उम्मीद नहीं। साहब, तुम्हारी कहानी में छलनी से भी ज़्यादा छेद है इंस्पेक्टर नसीब सिंह। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ जो हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा, और जो दिखाई दे रहा है वो सेट की हुई स्टेज का नमूना है। साहब, आप नाहक। एक मिली भगत की सड़ांध यहाँ से दूर दूर तक उठ रही है। मुझे गारंटी है कि जो ड्रामा यहाँ हुआ है उसको स्टेज करने में तुम्हारा अहम किरदार है। साहब, आप बेवजह। कोई बात बेवजह नहीं होती। अब मैं क्या कहूँ? तुम ना कहो तो और कौन कहे? आपको मेरे डीसीपी से बात करनी चाहिए। सलाह का शुक्रिया। नाउ स्टैंड बाय। मैंने अपने थाने वापस लौटना है। स्टैंड बाय एंड वेट फॉर फर्दर ऑर्डर्स। लेकिन मैं? बहरे हो? डीसीपी कड़क कर बोला। ऊंचा सुनते हो? तड़प रहे हो महकमे के इतने लोगों और इतने दादा लोगों के सामने बेइज्जत होने को? बुरी तरह से तिलमिलाता नसीब सिंह खामोश हो गया। डीसीपी झामनानी के करीब पहुंचा। आप? वो बोला। क्या नाम है आपका? बड़ी, मेरा नाम सारा शहर जानता है री, सारा मुल्क भी जानता होगा, मैं नहीं जानता। क्या नाम है आपका? बड़ी, झामनानी नी, लेखुमल झामनानी नी। मैं इधर का।
काफ़ी है, नाम बोलने को बोला, जो कि आपने बोल दिया। बड़ा सख्त हाकिम है नहीं। शट अप। बड़ी, मेरे को शट अप बोला नहीं? यस, शट अप और आई विल शट यू अप। झूले लाल, एक कागज कलम दीजिए और उन साहबान के नाम पते लिखिए जो कि यहाँ आपके मेहमान थे और जिन्होंने इतने खून खराबे के बावजूद पुलिस की आमद तक यहाँ रुकना जरूरी न समझा। मरता क्या न करता के अंदाज से झामनानी उस आदेश का पालन करने में जुट गया। अमृतलाल नाग दिल्ली सदर क्षेत्र से कांग्रेस का सिटिंग एमपी था। उसके दोस्त और हमदर्द उसे अमृत जी या नेताजी कहकर पुकारते थे, जबकि दुश्मन नाग बल्कि शेष नाग बुलाते थे। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी की राजनीति करने में वो परवीन था, इसलिए अंडरवर्ल्ड से उसके करीबी ताल्लुकात थे। दिल्ली के टॉप बॉस गुरबख्श लाल महरूम का वो हम प्याला हम निवाला रह चुका था और गुरबख्श लाल के ही मिलवाए वो पहली बार शारजा के इंडो पाक क्रिकेट मैच के दौरान भाई से मिला था और फिर जब तफरीहन दुबई गया था तो भाई को उसकी खबर लग गई थी और उसने जिद करके उसे दुबई प्रवास के दौरान अपना मेहमान बनने के लिए मजबूर किया था। अब भाई फ़ोन करके जिन लोगों की बाबत सवाल कर रहा था वो उन सबको जानता था। पवित्र सिंह तो एक तरह से उसका बिरादरी भाई था, क्योंकि वो किंग्सवे कैंप के इलाके से मेट्रोपॉलिटन काउंसलर रह चुका था और भोगीलाल को जानना उसकी राजनीतिक मजबूरी थी, क्योंकि वो दिल्ली के झोपड़पट्टे का बेचार्ज बादशाह था और वहाँ की वोटों पर, जो कि एक बड़ा वोट बैंक कहलाता था, उसकी पकड़ थी। लेखुमल झामनानी से और माता प्रसाद ब्रजवासी से वो इसलिए खूब वाकिफ था क्योंकि दिल्ली शहर में जो शख्स पवित्र सिंह और भोगीलाल को जानता हो वो झामनानी और ब्रजवासी को जाने बिना रह ही नहीं सकता था। जमा ब्रजवासी के लैंड ग्रैब के गैर कानूनी धंधे में उसकी खामोश हाजिरी थी और जब भी उसे किसी हाई क्लास कॉल गर्ल की ज़रूरत होती थी तो उसे झामनानी की खिदमत हासिल करनी पड़ती थी। बहरहाल अमृतलाल नाग पर उन दिनों लगी संसद सदस्य की सरकारी मार्किंग को नज़रअंदाज किया जाता तो वो और बिरादरी भाई एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे। दिल्ली में इधर उधर फ़ोन लगाने पर 10 मिनट में उसने पता लगा लिया कि बिरादरी भाई पिछले रोज की शाम से ही अपने रूटीन ठिकानों से गायब थे और उनके कहीं होने की संभावना थी तो वो झामनानी का छतरपुर में स्थित फार्म था, जो कि कोई नई बात नहीं था क्योंकि इतना तो फ़ोन पर उसे भाई भी बता चुका था। फिर भी कोई नई बात थी तो ये थी कि अगले रोज की शाम होने को आ रही थी और वो अभी भी अपने ठिकानों से गायब थे। उसने छतरपुर जाने का फैसला किया। ड्राइवर और 2 चमचों के साथ लाल बत्ती वाली जिप्सी पर, जिस पर कि लोकसभा सेक्रेटरीट से इशू हुआ मेंबर पार्लियामेंट का स्टिकर लगा हुआ था, वो झामनानी के फार्म पर पहुंचा। जिप्सी फार्म के बंद फाटक पर पहुंची तो ड्राइवर ने जोर से और जानबूझकर ज़्यादा देर तक हॉर्न बजाया। फाटक की खिड़की खुली और एक वर्दीधारी सिपाही उस पर प्रकट हुआ। अबे, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता भड़वे? ड्राइवर तल्खी से बोला। देखता नहीं, नेताजी आए हैं। तत्काल फाटक खुला, जिप्सी भीतर दाखिल हुई और अर्धवृत्ताकार ड्राइव वे पर दौड़ती हुई फार्म हाउस की इमारत के सामने पहुंची। देखो क्या माजरा है, नेता ने आदेश दिया। दोनों चमचे जिप्सी से उतरकर आगे इमारत की सीढ़ियां चढ़ने लगे। पीछे नेता ने एक सिगरेट सुलगाया और उसे आखिरी 2 उंगलियों में दबाकर चरसियों की तरह उसकी कश लगाने लगा। चमचे वापस लौटे। सब यही हैं, एक बोला। एक डीसीपी की अगुवाई में कई पुलिसिये भी हैं, कोई पंगा पड़ा जान पड़ता है। कैसा पंगा? नेता बेसब्रेपन से बोला। खून खराबा, फौजदारी। भाई लोगों ने की? पता नहीं, गया ऐसी तैसी फिराने था। डीसीपी नाराज हो गया, बहुत कड़क बोला, डांटने लग गया, लौटते ही बना। देखें, नेता सिगरेट फेंक कर जिप्सी से उतरता हुआ बोला। कौन है कड़क डीसीपी? एसपी श्रीवास्तव नाम है, दूसरा चमचा बोला। कैसे जाना? वर्दी पर लगे प्लास्टिक के पिल्ले पर लिखा था। चलो। चमचों की अगुवाई में नेता उस हॉल कमरे में पहुंचा जहां सब लोग जमा थे। एमपी साहब आए हैं, एक चमचे ने घोषणा की।
नेता पर निगाह पड़ते ही बिरादरी भाइयों के चेहरे खिल उठे। सबको लगने लगा कि डीसीपी श्रीवास्तव की 3rd डिग्री से अब उन्हें निजात मिलने ही वाली थी। डीसीपी ने सक पकाकर नेता को देखा। वो उसे जाति तौर से नहीं जानता था, लेकिन सूरत और नाम से, उसकी रिप्यूट से भी बखूबी वाकिफ था। आप? उसके मुंह से निकला। यहाँ कैसे? भाई, हम वैसे ही नेता नहीं हैं, नेता बोला। हमारे भीतर एक खास मीटर फिट है जो कि हमें अक्सर बताता रहता है कि कब कहाँ हमारी ज़रूरत है। हम दिल्ली की जनता के सेवक हैं और जनता, खास हमारी जनता, जहाँ मौजूद हो वहाँ तो हमें जाना ही पड़ता है। क्या हो गया है यहाँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ, डीसीपी अप्रसन्न भाव से बोला, जिसमें आपकी दिलचस्पी हो। गलत, बिल्कुल गलत। हम दिल्ली के हैं और दिल्ली हमारी है। यहाँ जो भी होता है उसमें हमारी दिलचस्पी लाजमी है। लेकिन एक खूनी होल्ड अप की वारदात हुई है यहाँ हमारी बदकिस्मती से, झामनानी बोला। पुलिस के एक बहादुर एसीपी ने होल्ड अप करने वाले दोनों को मार डाला, लेकिन कर्मा मारा खुद भी मारा गया। अब ये डीसीपी हमारे से ऐसे पेश आ रहा है जैसे सब किया धरा हमारा हो। ऐसी कोई बात नहीं, डीसीपी बोला। तो कैसी बात है? नेता बोला। तफ्तीश करनी पड़ती है, सवाल करने पड़ते हैं। ये मेरा काम है, जिसे करने के लिए मैं यहाँ मौजूद हूँ। आप मेरे काम में दखल अंदाज न हो। हुक्म दे रहा है भाई? दरख्वास्त कर रहा हूँ। डीसीपी साहब, हम क्या आपके काम में आपको अड़ंगा लग रहे हैं? वो बात नहीं है। तो फिर? मैं आपके यहाँ एकाएक आमद से हैरान हूँ। मुझे खुशी होगी अगर आप यहाँ से चले जाएं। बहुत कड़क बोलते हो डीसीपी साहब। नेवर सर, हम पब्लिक के सर्वेंट हैं, हमें पूरा अख्तियार है ये जानने का कि सरकारी अमलदारी पब्लिक से ठीक से पेश आ रही है या नहीं। कैसे जानेंगे? ये 3 सितारों वाला पुलिसिया जो हमसे निगाह नहीं मिला रहा, हम जानते हैं कि पहाड़गंज थाने का एसएचओ नसीब सिंह है, इससे जानेंगे। इधर आ भाई। नसीब सिंह झिझकता हुआ आगे बढ़ा। डीसीपी की असंतोष और विरोधपूर्ण निगाहों की परवाह किए बिना नेता ने नसीब सिंह की बाह पकड़ी और उसे बाहर बरामदे में ले गया। 1 मिनट में इधर का तमाम माजरा बोल। नेता दांत भींचकर फुंकारता सा बोला, हमने भाई को खबर करनी है। भाई को? नसीब सिंह के नेत्र फैले। हाँ, भाई को, जो कि यहाँ था। उसका बिग बॉस भी यहाँ था और कई ड्रग लॉर्ड्स भी यहाँ जमा होने वाले थे, लेकिन न हो पाए क्योंकि शेरों के बीच में बब्बर शेर आ गया। बब्बर शेर? सोहल, आपको ये भी मालूम है? हाँ, इसलिए कुछ छुपाने की कोशिश बेकार होगी। हमें यहाँ की असली पिक्चर की वाकिफियत चाहिए, जिसको हासिल करने के लिए हमने तुझे चुना है। मैं आपका खादिम हूँ नेताजी। लेकिन? क्या लेकिन? जल्दी बोल। मेरे को कोई उल्टी तो नहीं पड़ जाएगी? उल्टी? ये डीसीपी पहले ही मेरे खिलाफ हुआ पड़ा है, साथ साथ मिली भगत का इल्जाम लगा रहा है, जो कि नहीं है। है, तेरी शक्ल से हमें भी ऐसा लग रहा था। साहब, पीछा छुड़वा देंगे ना? आप बड़े आदमी हैं, आप जो चाहें। मूर्ख, नसीब सिंह बौखलाया। हम यहाँ तेरी जाति दुश्वारियाँ डिस्कस करने आए हैं। सॉरी नाग साहब, थोड़े में असल माजरा बोल, बाद में तेरी बाबत भी सोचेंगे। साहब, झामनानी का और उसके जोड़ीदारों का दिल्ली और मुंबई में हुई फौजदारी की बहुत बड़ी बड़ी वारदातों में दखल है। सब हेरोइन स्मगलर भी हैं और हाल ही में स्मगल की गई 6 किलो हेरोइन यहीं उपलब्ध थी और भी कई तरह का काबिले एतराज़ साजो सामान जैसे हथियार, गोला बारूद वगैरह यहाँ उपलब्ध था। मैं और एसीपी प्राण सक्सेना सोहल के बुलाए यहाँ पहुँचे थे। वो हमें हुक्म देकर गया था कि यहाँ से हेरोइन और असला की बरामदी दिखाई जाए और इन लोगों को टाडा और नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए। पालन हुआ हुक्म का? नहीं। वजह? एसीपी मारा गया। 2 चश्मदीद गवाह मारे गए, जिनकी गवाही के दम पर कि इन लोगों के खिलाफ एकदम पुख्ता केस बनना था। और बाकी भांजी तूने मार दी। जी, पुलिस वालों को मेरे से बेहतर कौन जानता है? इस सारे बखेड़े हल्ले गुल्ले में अपनी रोटियां सेकने से तू कहाँ बाज आया होगा? अपनी कोई तो कारस्तानी दिखाई होगी जिसकी वजह से डीसीपी को तेरे पर शक है। हाँ बोल 1 सेकंड में। हाँ नाग साहब। क्या हाँ? झामनानी की खातिर लीपा पोती की तो है मैंने।
झामनाने की खातिर या अपनी खातिर? पहले झामनाने की खातिर। अब पोजीशन क्या है? पोजीशन इन लोगों के लिए तो ठीक ही है, अलबत्ता मैं अभी अपने पास रख। मैं यहाँ तेरे लिए नहीं आया। क्या असला, क्या हेरोइन, यहाँ से काबिले एतराज कोई चीज़ नहीं बरामद होने वाली। एनकाउंटर की कहानी कमज़ोर है, लेकिन अगर भाई लोग अपने बयान से नहीं हिलेंगे, मैं अपने बयान से नहीं हिलूंगा, तो डीसीपी कुछ नहीं कर सकेगा। तू हिलेगा? अब तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अब हिलूंगा तो एक की आठ पड़ेगी, ना मरता भी मरूंगा। भाई लोगों के हिलने का तो सवाल ही नहीं है। वो तो है साहब, डीसीपी का इनका पीछा छोड़ना पड़ेगा। कब तक छोड़ेगा? छोड़ ही चुका है। अब तो ये लोग तफ्तीश में सहयोग देने के लिए अपनी मर्जी से यहाँ मौजूद हैं। ये अच्छी खबर है, यही सुनना चाहते थे हम। नाग साहब, आप डीसीपी को जरा हड़का जाएंगे तो वो बिल्कुल ही ठंडा पड़ जाएगा। तेरी तरफ से भी? मेरी तरफ से तो नहीं, नसीब सिंह चिंतित भाव से बोला। मेरी तो वो खूब खबर लेने का मन बनाए है, मुझ पर ऐसा जाहिर भी कर चुका है। वो तेरे जोन का डीसीपी है? नहीं, तो फिर वो तेरे पीछे क्यों पड़ा है? मौकाए वारदात, ये जगह उसके जोन में आती है। तेरा डीसीपी कौन है? मनोहर लाल। मैं जानता हूँ उसे। फिर क्या बात है नेताजी, आप तो एक इशारा डीसीपी मनोहर लाल को मेरी बाबत कर देंगे तो मेरे तमाम कंटक कट जाएंगे। देखेंगे। नेताजी, आपके पांव पड़ता हूँ, भूल न जाइएगा, कुछ कर ही डालिएगा। अच्छा अच्छा, शुक्रिया हुजूर। फिर नसीब सिंह ने सोच में ही दोहरे होकर नेताजी के चरण रज ली। अब बात का लुब्बो लुबाब ये हुआ कि झामनानी वगैरह आज़ाद हैं और बाकी जो कुछ यहाँ हुआ उन बदमाशों की वजह से हुआ जो कि एसीपी के साथ एनकाउंटर में मारे गए। हाँ हुजूर, बढ़िया बढ़िया। सब छूट गए मामू, हाशमी बोला। हवा की तरह आज़ाद हो गए सब? मुबारक अली बोला। वो सिंधी भाई, वो सरदार, वो भैयन, वो लाला, सब? हाँ मामू। मुबारक अली ने कहर भरी निगाहों से अली वली की तरफ देखा। खता माफ मामू, अली ने फरियाद की। दोबारा ऐसी कोताही नहीं होगी। वली ने उसके सुर में सुर मिलाया। उधर जो पुलिस का इतना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, अमला पहुंचा था, बेकार पहुंचा था। कोई केस न बनाया अल्लाह वालों ने? नहीं बनाया मामू, वरना क्यों कर सब के सब छुट्टे घूम रहे होते। असला और नशा पानी के सामान की, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हेरोइन। हाँ, हीरोइन की उसकी पकड़ धकड़ बरामदी तो हुई होगी। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। खाली एक होल्डअप की नाकाम कोशिश हुई जिसमें वो बेचारे अमरदीप और शैलजा मारे गए, जिनकी वजह से कि सोहल और उसकी बेगम की जान बची थी। और जो अशरफ बोला, बिरादरी भाइयों के खिलाफ वादा माँ गवाह बनने वाले थे। अब गवाह खत्म। हाशमी बोला, केस खत्म। ये तो बहुत बुरा हुआ। पुलिस का अपना किरदार है मामू, जो कि फिर खेल खेल गया। हमेशा यही होता है, ताकतवर छूट जाता है, कमज़ोर मारा जाता है। अल्लाह। मुबारक अली असहाय भाव से गर्दन हिलाता हुआ बोला। लगता है सोहल की दुश्वारियां कभी खत्म नहीं होने वाली। अब उसका एक काम और बढ़ गया। भांजों की भवे उठी। अरे नामकूलो, अब वो अपनी धमकी पर खरा उतर के दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? बिरादरी भाइयों की छूट जाने की सूरत में वो तो कमिश्नर तक का सिर, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, कलम कर जाने का बड़ा बोल बोल गया। अब जो वो बोला उस पर अमल करेगा या कान लपेट लेगा? अमल करेगा, हाशमी बोला। करना पड़ेगा। तो उसका काम बढ़ा या ना बढ़ा? बराबर बढ़ा। अब कोताही करने वालों को खामियाजा भुगतना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसे फिर इधर आने का खतरा मोल लेना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या ज़रूरत है मामू? अली जोश से बोला। हम जो हैं, हम हैं, लेकिन किस लिए हैं? उसकी मदद के लिए हैं, जो कि हम रहती ज़िंदगी तक करेंगे। लेकिन उसका, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, दस्तूर है कि वो अपने मुजरिम को सज़ा खुद देता है। इसलिए उसे इधर आना पड़ेगा, इधर आना पड़ेगा, क्योंकि वो कभी किसी को फर्जी धमकी नहीं देता। अल्लाह, अपने सरदार का ये गर्दिश का दौर कब खत्म होगा? कभी खत्म होगा भी या नहीं? कोई कुछ न बोला। पिछले जुम्मे को क्या बोला मैं सोहल को? क्या बोला मामू? वली बोला। मैं बोला जानकारी ताकत। तभी मैं तुम लोगों को, इन दादाओं को
और उनके तमाम के तमाम कारिंदों प्यादों को निगाह से बीन करके रखने को बोला। अब नामकुलो, बोला कि ना बोला? बराबर बोला मामू, हाशमी बोला। तभी तो हम उन लोगों की ख्वातीन को थाम पाए और बाजारिया ख्वातीन सोहल और उसकी बेगम को छुड़ा पाए। वो निगाह की बीनी, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉच, वही अभी भी जारी रखनी है कमबख्त मारो, क्योंकि यूं हासिल जानकारी हमारे सोहल के फिर काम आएगी, फिर और फिर काम आएगी। नहीं, हाँ, इसलिए निगाह की बीनी जारी रहे और वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, वॉच की बीनी भी जारी रहे। बराबर जारी रहेगी मामू, पूरी मुस्तैदी से मामू। जिससे भी कोताही हुई उसके खाल की मशक। कबूल मामू। अब दफान हो और मुझे बिरादरी भाइयों की आज़ादी की लानती खबर सोहल तक पहुंचाने की बदमजा जिम्मेदारी भुगतने दो। अरे टलो नसीब मारो। इंस्पेक्टर नसीब सिंह अपने जोन के डीसीपी मनोहर लाल के ऑफिस के सामने मौजूद था और कभी बेचैनी से टहलता तो कभी ठिठका खड़ा पहलू बदलता डीसीपी के सामने अपनी पेशी का इंतजार कर रहा था। डीसीपी ने वॉर फुटिंग पर उसे तलब किया था, लेकिन 1.25 घंटा उसे वहां एड़ियां रगड़ते बीत चुका था और अभी भी वो इंतजार का सिलसिला किसी सिरे लगता दिखाई नहीं दे रहा था। कोई आध घंटा पहले डीसीपी एसपी श्रीवास्तव वहां पहुंचा था और जाकर डीसीपी मनोहर लाल के साथ उसके ऑफिस में बंद हो गया था और तब तक भी वहीं था। ज्यों ज्यों मुलाकात में देर लगती जा रही थी, त्यों त्यों नसीब सिंह का लरजता दिल ज्योति में पहुंचता जा रहा था। बार बार उसे ये एहसास सता रहा था कि वो जितना चबा सकता था उसने उससे कहीं ज़्यादा की बुर्की भर ली थी, लेकिन अब वो बड़ा हुआ कदम पीछे भी तो नहीं हटा सकता था। तभी ऑफिस का दरवाज़ा खुला। उसने आशापूर्ण नेत्रों से दरवाजे की तरफ देखा तो पाया हवलदार डीसीपी श्रीवास्तव के लिए दरवाज़ा खोल रहा था। वो आदतन तनकर खड़ा हो गया। श्रीवास्तव उसकी दिशा में निगाह उठाए बिना लंबे डग भरता वहां से रुखसत हो गया। हवलदार ने पीछे दरवाजा पर सतूर बंद कर दिया। नसीब सिंह लपक कर उसके करीब पहुंचा। आपके लिए अभी कोई हुक्म नहीं इंस्पेक्टर साहब, हवलदार बोला। यार, नसीब सिंह चिंतित भाव से बोला। साहब कहीं भूल तो नहीं गए मुझे? उन्हें याद तो है कि उन्होंने मुझे मुलाकात के लिए बुलाया हुआ है। मैं क्या बोलूं साहब, उन्हें याद तो दिला कि ऐसे नहीं साहब, तो मेरे लिए घंटी बजेगी तो मैं आपका भी जिक्र कर दूंगा कि आप हाजिर हैं। ठीक है, ऐसा ही करना। तभी घंटी बजी। हवलदार स्टूल से उठकर भीतर गया। दरवाजा उसके पीछे बंद हो गया। वो उल्टे पांव वापस लौटा। जाइए, वो बोला। साहब ने आपके लिए घंटी बजाई थी। नसीब सिंह का सिर सहमति में था। उसने अपनी वर्दी को 2-3 जगह से खींच खांच कर उसकी नामालूम सिलवटें दूर की, सिर पर पीक कैप व्यवस्थित की और चौखट लांग कर डीसीपी के ऑफिस में कदम रखा। हवलदार ने उसके पीछे दरवाजा पर सतूर बंद कर दिया। नसीब सिंह भीतर अटेंशन हुआ। उसने एड़ियां खटखटाकर तनकर सैल्यूट मारा। डीसीपी ने सिर उठाया, अपने रीडिंग ग्लासेस नाक पर से हटाकर मेज पर डाले और गंभीरता से बोला, आओ भाई। मुस्तैदी से चलता नसीब सिंह मेज के करीब पहुंचा। बैठो। थैंक यू सर। नसीब सिंह बड़े अदब से एक विजिटर चेयर्स पर बैठा। उसने अपनी पीक कैप सिर पर से उतारकर अपनी गोद में रख ली। डीसीपी ने अपलक उसकी तरफ देखा। नसीब सिंह उससे निगाह मिलाने की ताब न ला सका। बड़े विचलित भाव से वो परे देखने लगा। रेड क्यों ना हुई? डीसीपी बोला। सर, नसीब सिंह बड़ी सावधानी से शब्द चयन करता हुआ बोला, तरसेम लाल की वजह से ना हुई। एक्सप्लेन। उसका फोन ना आया। फोन तो आया, तभी तो तुम वहां गए। एसीपी प्राण सक्सेना भी तब ना आया जब आना चाहिए था। कब आना चाहिए था? आपको मालूम है सर। इंस्पेक्टर, डोंट स्टार्ट क्विज प्रोग्राम। जो पूछा जाए उसका साफ और सीधा जवाब दो। फोन रात को किसी घड़ी आना चाहिए था सर, जबकि झामनानी की मेजबानी में एशिया के कई बड़े ड्रग लॉर्ड्स वहां उसके फॉर्म पर जमा हो चुके होते। रेड उन लोगों की गिरफ्तारी के लिए होनी थी, जो कि एक बहुत बड़ी वारदात होती। उन लोगों के वहां पहुंच चुकने के बाद तरसेम लाल ने फोन करना था। सर, हम तैयार बैठे इंतजार करते रहे,
लेकिन कल रात ऐसा कोई फ़ोन नहीं आया था। वजह यही हो सकती है कि जिन लोगों की गिरफ्तारी के लिए हम तैयार बैठे थे वो कल रात वहां नहीं पहुंचे थे। कैसे मालूम? तरसेम लाल ने आखिरकार अब आज फ़ोन किया था तो ऐसा कुछ कहा था? जी नहीं। तो कैसे मालूम? सर, उसका फ़ोन न आना अपने आप में इस बात का सबूत था। वो ड्रग लॉर्ड्स वहां पहुंचे होते तो फ़ोन भी आया होता। वह न पहुंचे, इसलिए क्यों न पहुंचे? सर, एक वजह मेरे जहन में है लेकिन जुबान पर लाते झिझक होती है। क्या? तरसीम लाल सस्पेंड था। उसकी नौकरी जाने वाली थी। मेरा ख्याल है कि उसने अपना क्रेडिट बनाने के लिए वहां ड्रग लॉर्ड्स की आमद के बारे में झूठ बोल दिया था। लेकिन हेलीपैड की वजह से ही वो नाहक कूद कर इस नतीजे पर पहुंच गया था कि कोई खास लोग जिनकी गिरफ्तारी में दिल्ली पुलिस की दिलचस्पी हो सकती थी वहां आने वाले थे। ऐसा कुछ नहीं था तो उधर आनन फानन हेलीपैड क्यों बनवाया गया? उसकी कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। मसलन क्या? झामनानी का हेलीकॉप्टर खरीदने का इरादा होगा, इसलिए उसने हेलीपैड पहले बनवा लिया। जी हाँ, यानी कि बटन पहले मुहैया कर लिया और उससे मैच करता कोट वो अभी तलाश करेगा। नसीब सिंह खामोश रहा। जवाब दो। नसीब सिंह से जवाब देते न बना। दिस इज श्योर नॉनसेंस। कोई बात बेवजह नहीं होती। तरसेम लाल ने जब पहली बार ये खबर तुम तक पहुंचाई थी तो तुमने तभी उसका मुंह क्यों नहीं पकड़ा था? तभी क्यों नहीं कहा था कि वो अपना क्रेडिट बनाने की खातिर झूठ बोल रहा था? तब मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो झूठ बोल रहा था। अब यकीन से कह सकते हो? पूरे यकीन से तो अब भी नहीं कह सकता सर। लेकिन क्या लेकिन? शक मुझे पूरा था कि तरसेम लाल फर मार रहा था। अपना शक किसी पर जाहिर किया होता। मैंने किया था सर। किस पर? अपने एसीपी साहब पर, प्राण सक्सेना साहब पर। क्या कहा उन्हें? यही कि वो एक आम पार्टी थी जिसे तरसेम लाल अपने जाति फायदे के लिए खास जाहिर करने पर तुला हुआ था। लिहाजा कोई बाहर से नहीं आने वाला था। नहीं आया था। सब लोकल मेहमान थे। जी हाँ, झामनानी ने डीसीपी श्रीवास्तव साहब को उन लोगों की लिस्ट भी दी है। ये सब तुमने एसीपी सक्सेना को बोला था? जी हाँ, जो कि इस बात की तस्दीक करने के लिए जिंदा नहीं। नसीब सिंह खामोश रहा। उसने बेचैनी से पहलू बदला। मुझे क्यों न बोला? सर, मैंने सोचा था एसीपी साहब खुद बोल देंगे। बहरहाल क्या मशवरा मिला तुम्हें अपने एसीपी साहब से? उन्होंने मुझे इंतज़ार करने को बोला, वेट एंड वॉच बोला। जो कि तुमने किया? जी, वेट किया, वॉच किया। जी हाँ। वेट का नतीजा ये निकला कि तरसेम लाल का फ़ोन, जो कि कल रात को आना था, आज सुबह आया। जी हाँ। क्या बोलने के लिए? कि झामनानी के खास मेहमान, वो ड्रग लॉर्ड्स, आखिरकार वहां पहुंच गए थे। जी नहीं। तो फिर क्या फ़ायदा हुआ फ़ोन कॉल का? सर, अब तो मुझे भी उस कॉल में कोई भेद लग रहा है। अच्छा? जी हाँ। क्या भेद लग रहा है? मैं जब छतरपुर पहुंचा था तो तरसेम लाल वहां नहीं था। मैंने झामनानी से इस बाबत सवाल किया था तो उसने कहा था कि उसने पिछली रात 9 बजे के करीब उसे एक खास काम से कनॉट प्लेस भेजा था, जहां से कि वो लौटा ही नहीं था। कल रात 10 बजे के करीब तरसेम लाल मेरे पास आया था। उसने इस बात की तस्दीक की थी कि वो झामनानी के काम से निकला हुआ था। उस काम को अंजाम दे चुकने के बाद उसने वापस फार्म पर ही जाना था। वो साफ बोला था ऐसा। लेकिन अब लगता है कि वापस न गया। तो कहाँ गया? गया तो झामनानी के हत्थे चढ़ गया। क्या मतलब? उसकी किसी नादानी की वजह से उन लोगों को उस पर शक हो गया होगा। मसलन उन्हें किसी तरह से ये मालूम हो गया होगा कि वो पिछली रात चोरों की तरह मेरे से मिलने आया था। नतीजतन जब वो लौटा होगा तो उन्होंने उसे थाम लिया होगा। और क्या? सर, बात जुबान पर नहीं आती। उन लोगों ने उसे खत्म कर दिया होगा। सर, सच पूछें तो मुझे यही अंदेशा है, ये कि हमारा वो हवलदार अब इस दुनिया में नहीं है। भाई लोगों ने उसका कत्ल करके उसकी लाश ठिकाने लगा दी। जी हाँ। तो फिर आज सुबह तुम्हें वो कॉल किसने की जिसे सुनकर तुम और एसीपी सक्सेना दौड़े दौड़े छतरपुर पहुंचे? सर, जाहिर है
कि किसी बहरूपिये ने, किसी ने तरसेम लाल बनकर उसके लहजे की नकल करके तुम्हें फ़ोन किया? जी हाँ। किस हासिल की खातिर? हासिल तो सर तब सामने आता जबकि वहाँ हालात नॉर्मल होते। वहाँ तो सब उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा था। वहाँ तो एक नया ही ड्रामा वजूद में आ गया था जिसमें कि एसीपी साहब शहीद हो गए और तुम्हारे लिए सहूलियत कर गए। जी, तुम्हें कोई भी कहानी कहने के लिए आज़ाद कर गए, क्योंकि उस पर सवालिया निशान लगाने वाला या उसे फर्जी करार देने वाला कोई नहीं। सर, मैं हकीकत बयान कर रहा हूँ। तो तुम्हें फ़ोन पर अकेले आने के लिए कहा गया और तुम चल दिए? नहीं सर, नहीं सर, मैंने पहले अपने इमीडिएट बॉस से मशवरा किया। इमीडिएट बॉस यानी कि एसीपी सक्सेना? जी हाँ। क्या मशवरा मिला? यही कि हमें जाना चाहिए था, लेकिन मेरे अकेले जाने के हक में वो नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे साथ चले। डीसीपी श्रीवास्तव को तो तुमने कोई और ही कहानी सुनाई थी। जी, उन्हें तो तुमने कहा था कि एसीपी साहब जबरन तुम्हारे साथ चिपक लिए थे। वो तुम्हारे आला अफसर थे, इसलिए तुम उनके साथ से इनकार नहीं कर सके थे। मैंने ऐसा कहा था? चेहरे पर दहशत के भाव लाता नसीब सिंह बोला। हाँ सर, डीसीपी साहब को मुगालता लगा। मैंने हरगिज ऐसा नहीं कहा था। तो क्या कहा था? वही जो मैंने आपसे कहा, ये कि एसीपी साहब मेरे अकेले जाने के हक में नहीं थे, इसलिए वो खुद मेरे साथ चले। तस्दीक तो इस बात की एसीपी साहब से की नहीं जा सकती, क्योंकि वो इनकाउंटर में मारे गए और कहानियां कहने के लिए तुम्हें छोड़ गए। सर, आप नाहक मेरे पर शक कर रहे हैं। वहाँ हालात ऐसे भी बन सकते थे कि मैं मारा जाता और एसीपी साहब बच जाते। फिर शायद बतौर स्टोरी टेलर मेरे सामने एसीपी साहब मौजूद होते। नसीब सिंह खामोश रहा। वहाँ कुछ भी हालात बने, कुछ भी उल्टा पुल्टा हुआ, कोई भी नया ड्रामा स्टेज हुआ, ये सवाल तो फिर भी अपनी जगह कायम है कि तुम्हें वहाँ अकेले जाने के लिए क्यों कहा गया? जवाब दो। सर, मुझे तो एक ही जवाब सूझता है। क्या? यही कि वो लोग मुझे भी खत्म कर देने का इरादा रखते थे। क्यों? क्योंकि जो तरसेम लाल जानता था वो मैं भी जानता था। एक का मुंह बंद करने से बात खत्म नहीं होने वाली थी। इसलिए तुम्हारा भी मुंह बंद करने की नीयत से उन्होंने बहाने से तरसेम लाल की फर्जी कॉल के जरिए तुम्हें वहां बुलाया, ताकि तरसेम लाल की तरह तुम्हारा भी मुंह बंद किया जा सकता, और इसीलिए उनका इसरार तुम्हारे अकेले आने पर था। जी हाँ, लेकिन तुमने इस बाबत अपने इमीडिएट बॉस से मशवरा किया, बावजूद इसके कि तब अभी तुम्हें उस कॉल के फर्जी होने पर शक भी नहीं हुआ था। शक हुआ होता तो हो सकता था तुम जाते नहीं। जाते तो भारी लाव लश्कर के साथ जाते। जवाब दो। जी हाँ। तुम्हें मशवरा ये मिला होता कि तुम्हें वहाँ 20 हथियारबंद लोगों के साथ जाना चाहिए था, 50 हथियारबंद लोगों के साथ जाना चाहिए था, तो तुम यूँ जाते। सर, आला अफसर का हुक्म तो मानना पड़ता, उसके सुपीरियर जजमेंट पर एतबार तो लाना पड़ता। सुपीरियर जजमेंट? वेरी वेल सेड इंडीड। तो तुम एसीपी सक्सेना के सुपीरियर जजमेंट के सामने नतमस्तक हुए और निर्देश के मुताबिक अकेले जाने की जगह एसीपी सक्सेना के साथ छतरपुर गए। जी हाँ, तो फर्जी कॉल के पीछे मंशा तुम्हें अकेले छतरपुर बुलाकर तुम्हारा कत्ल करना था, ताकि जो राज तरसेम लाल जानता था और आगे तुम्हें ट्रांसफर कर चुका था, वो राज रह पाता। ऐसा ही लगता है सर। ये जानते बूझते तुम शहीद होने चल दिए, अकेले, अनआर्म्ड। एसीपी साहब के साथ सर, एसीपी साहब के साथ। एसीपी साहब के पास तोप थी? नसीब सिंह के मुंह से बोल न फूटा। तरसेम लाल से उन लोगों को यूं मालूम हुआ कि वो तुम्हें अपना राजनाम बना चुका था, तो उन लोगों को तुम्हारा कत्ल करना सूझा। तुम्हारे से उन्हें मालूम होता कि हकीकत तुम्हारे जरिए एसीपी भी जान चुका था, तो उन्हें उसको भी एलिमिनेट करना ज़रूरी लगने लगा। एसीपी क्योंकि मुझे रिपोर्ट करता था, इसलिए मैं भी जहन्नुम की राह पर यूं सीढ़ी दर सीढ़ी ये सिलसिला कमिश्नर तक तो पहुंच ही जाता। नहीं? नसीब सिंह ने बेचैनी से पहलू बदला। इंस्पेक्टर, यू आर अ गुड स्टोरी टेलर, बट यू आर नॉट अ ग्रेट स्टोरी टेलर। इसलिए ये समझने में मुझे कोई दिक्कत महसूस नहीं हो रही
कि असल कहानी कोई और है, जिस पर कि पर्दा डालने की हर चंद कोशिश तुम कर रहे हो। मुझे पूरा शक है कि हमारे एसीपी समेत जो जाने वहां गई, वो भी इस पर्दादारी के मिशन के तहत ही गई। पुलिस का महकमा नीचे से ऊपर तक किस कदर रिश्वतखोरी से लिप्त है, ये किसी से नहीं छुपा। लेकिन डायन भी साथ घर छोड़ देती है। अपने एसीपी के खून से रंगी दौलत बतौर रिश्वत तुमने कबूल की है, तो तुम्हारा खुदा तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। सर, ये मेरे पर बेजा इल्ज़ाम है। मैंने कोई रिश्वत नहीं खाई। मैं एसीपी साहब की मौत के लिए हरगिज़ भी जिम्मेदार नहीं। एन वैसे ही जैसे उनकी जगह अगर मैं मर गया होता तो वो मेरी मौत के लिए जिम्मेदार न होते। मैंने जो किया अपने आला अफसर की हिदायत के मुताबिक किया। इसलिए एसीपी सक्सेना की मौत को तुम खूब कैश कर रहे हो इंस्पेक्टर। वो क्योंकि तुम्हारा मुंह पकड़ने नहीं आ सकता, इसलिए तुम जो चाहो उस पर थोप सकते हो। सर, ऐसा कुछ नहीं है। तुमने और कुछ कहना है? जी नहीं। तो फिर मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। नसीब सिंह घबराया। वो मुंह बाहर डीसीपी की तरफ देखने लगा। तो फैसला उसके मुंह से निकला। इंस्पेक्टर नसीब सिंह, आई एम पुटिंग यू अंडर सस्पेंशन पेंडिंग डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। यू आर हेयर बाय सस्पेंडेड फ्रॉम योर पोस्ट ऑफ स्टेशन हाउस ऑफिसर, पहाड़गंज पुलिस स्टेशन विद इमीडिएट इफेक्ट। नसीब सिंह आसमान से गिरा। सर, उसने अर्थरात किया, ये जुल्म है। अपनी मुअत्तली के दौरान थाने में कदम रखने की तुम पर पाबंदी लागू की जा रही है, लेकिन चार्ज देने के लिए तो मुझे थाने नहीं जाना पड़ेगा। वहाँ तुम्हारा कामकाज एसएचओ संभाल चुका है, इसलिए चार्ज तुम यहीं दोगे, मुझे दोगे। सर, ये गरीब मार हो रही है। हो नहीं रही है, हो चुकी है। नौजवान एसीपी प्राण सक्सेना पर तुम्हारे सदके कोई बड़ी बात नहीं कि तुम्हारे किए। सर, मैं बेगुनाह हूँ। न हो सकते हो। तमाम वारदात में तुम्हारा अहम रोल अंधे को दिखाई दे रहा है। अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम्हारे खिलाफ फौरन कुछ साबित नहीं किया जा सकता। ऐसा न होता तो तुम्हें सस्पेंड करने की जगह सीधा तिहाड़ भेजकर मुझे बहुत खुशी होती। सर, रहम, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। आज के बाद से तुम्हारी हर मूवमेंट को वॉच किया जाएगा। तुम्हारी टेलीफोन कॉल्स को टेप किया जाएगा। झामनानी एंड कंपनी से तुम्हारे प्रत्यक्ष या परोक्ष ताल्लुकात पर खास निगाह रखी जाएगी, और ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि तुम अपनी जुबानी तमाम हकीकत कह सुनाने को तैयार नहीं हो जाओगे और गुनहगार साबित नहीं कर दिए जाओगे। सर, मैं बेगुनाह भी तो साबित हो सकता हूँ। जब तक डीसीपी मनोहर लाल इस कुर्सी पर बैठा है तब तक नहीं हो सकते। ये तो अंधेर है। आपने तो मेरे गुनाह का फैसला पहले ही कर लिया हुआ है। जब आप मेरी इंक्वायरी करेंगे तो मैं नहीं करूँगा। इंक्वायरी ऑफिसर कोई और होगा। उसको नियुक्त किए जाने से पहले उसकी बाबत तुम्हारी रजामंदी ले ली जाएगी। अगर मैं रजामंद न हुआ तो किसी पर तो रजामंद होंगे। तुम्हारा इंक्वायरी ऑफिसर उसी को नियुक्त किया जाएगा जो तुम्हें कबूल होगा। समझ गए? जी हाँ, समझ तो गया, लेकिन ये सस्पेंशन ऑर्डर रिसीव करो। ये धांधली है, जुर्म है। मैं कोर्ट में जाऊंगा। मैं बहुत ऊपर तक अपील लगाऊंगा। मैं? इंस्पेक्टर, डीसीपी कड़क कर बोला। रिसीव द ऑर्डर दिस वेरी मिनट और यू विल बी इन ग्रेवर ट्रबल। कांपते हाथों से नसीब सिंह ने ऑर्डर रिसीव किया। ऑफिस कॉपी के पीछे दर्ज करो कि तुमने अपना चार्ज मुझे सौंपा। नसीब सिंह ने वो भी किया। नाउ गेट द हेल आउट ऑफ माई साइट। बुरी तरह से हिले हुए और अपमानित नसीब सिंह ने उठकर सैल्यूट मारा और वहां से रुखसत हुआ। 1 करोड़ रुपए का तस्वुर उसे अब पहले जैसा लुभावना नहीं लग रहा था। विमल के मोबाइल की घंटी बजी। उसने कॉल रिसीव की। सलाम बाप। उसे मुबारक अली की आवाज़ सुनाई थी। खादिम बोलता है दिल्ली से। कैसे हो मुबारक अली? बढ़िया, तू बोल, बाग खैरियत है उधर? हाँ। बेगम भी, साहबजादा भी? हाँ, फिलहाल तो मेहर है वाहेगुरु की। मेहर ही रहनी चाहिए। फ़ोन कैसे किया? तेरे लिए खबर है। बात वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, खास किस्म की थी, इसलिए तेरे जेबी फ़ोन पर कॉल लगाई। कोई मुजायका नहीं, बोलो क्या बात है?
बात यहाँ के बिरादरी भाइयों से ताल्लुक़ रखती है। मैं झामनानी वगैरह की बात कर रहा हूँ, जिन्हें तू यहाँ पुलिस के हवाले करके गया था। मैं समझ रहा हूँ, अब सब जेल में है ना? छुट्टे घूम रहे हैं, हवा की माफिक आजाद। अच्छा, उनका तो बाल भी बांका न हुआ, जबकि पुलिस वालों को तो बोल के गया था कि बाल ही बांका हो जाने से रह जाए तो रह जाए और कुछ सलामत ना बचे। वो नमो निहाद वादा माफ गवाह जान से गए, एसीपी जान से गया और दूसरे पुलिसिये ने, उस इंस्पेक्टर ने पीछे असला या नशा पानी की कोई बराबरी न दिखाई। अपने बड़े साहब लोगों को बोल दिया कि वहां ऐसा कुछ था ही नहीं। साहब लोगों को यकीन आ गया। मुकम्मल तौर से तो जाहिर है कि ना आया, क्योंकि नसीब सिंह, वो इंस्पेक्टर मुअत्तल हो गया है। अब उसकी जगह थाने में दूसरा इंस्पेक्टर ड्यूटी भर रहा है। आजकल इधर थानों में 2 इंस्पेक्टर थाना चलाते हैं ना, एक असल वाला जो कि नसीब सिंह था और दूसरा जुड़वा। जुड़वा जोड़ के रखा जाने वाला, जैसे एक बैल थक जाए तो दूसरा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, रहट में जोता जाता है। ओह, एडिशनल स्टेशन हाउस ऑफिसर, ASHO कहते हैं उस दूसरे इंस्पेक्टर को। वही। बहरहाल बात का लुब्बो लुआब ये है कि पीछे पुलिस पर तेरी धमकी कारगर नहीं हुई। इधर बिरादरी भाई आजाद हैं और उन पर कोई केस नहीं है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। नहीं हुआ सरदार, तूने पीछे खामखा नरमाई दिखाई। उन्हें पुलिस के हवाले करने की जगह अल्लाह ताला के हवाले करके जाता तो टंटा ही खत्म हो जाता। ठीक कहा मुबारक अली, मैं ही मूर्ख था जो उम्मीद कर रहा था कि मुल्क का कायदा कानून उन्हें बेहतर सजा दे सकता था। बाप, पुलिस वालों की और ताकत और रसूख वाले बड़े मवालियों की तो आजकल एक ही जमात है। समरत को नहीं दोष गुसाई। क्या बोला बाप? कुछ नहीं। अब तू क्या करेगा? आइंदा क्या प्रोग्राम होगा तेरा? प्रोग्राम तो यूं खुले छूट गए बिरादरी भाइयों की हस्ती मिटाना ही होगा। बाप, वो भी तो तेरे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, मंसूबे से बेखबर ना होंगे। क्या मतलब? उनकी भी तो ऐसी कोशिश होगी मेरी हस्ती मिटाने की। क्या वांदा है, न रहे बांस न बजे बांसुरी, मारने वाले को मार डालो, ये भी तो मरने से बचने का तरीका होता है। तुम्हारी बात 16 आने सच है मियाँ, मैं खबरदार रहूंगा। बिरादरी भाई क्या कम खबरदार रहेंगे? वो क्या नहीं जानते होंगे कि उनकी आज़ादी की बाबत सुनकर तू कैसा तड़पेगा और कैसा, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, पलट के वार करेगा। बाप, जानकारी ताकत, उनको मालूम तो वार करेगा, ये उनकी ताकत। क्या कहना चाहते हो? इस बार उन पर वार करना इतना आसान ना होगा। क्यों भला? अक्ल वाले होंगे तो वक्ती तौर पर गायब हो जाएंगे, तेरे को ढूंढे नहीं मिलेंगे। ओह, अभी हो तो नहीं गए गायब? नहीं, अभी तो नहीं हो गए। अभी तो भांजों ने उन्हें निगाह से बीन के रखा हुआ है। मियाँ, ये बहुत दानिशमंदी का काम किया तुमने। अब बराए मेहरबानी ये सिलसिला जारी रखना। जारी रहेगा, पर तू इधर का रुख कब करेगा? बहुत जल्द। मेरे को खबर कैसे लगेगी? टैक्सी स्टैंड पर फोन करूंगा। बरोबर। मैं उधर न मिलूं तो पीछे, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, संदेशा छोटा, अपना करतारा करके एक टैक्सी ड्राइवर भाई हमेशा उधर होता है। हमेशा? तकरीबन हमेशा। उसके पास मैसेज छोड़ेगा तो वो मुझे पाताल से भी ढूंढकर खबर करेगा। ठीक है, इस बार तो मैं ज़रूर अपने लिए एक, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, और इंडिया जेबी फ़ोन का इंतज़ाम करता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज बाप। संबंध विच्छेद हो गया। वही खास खबर भाई को अमृतलाल नाग उर्फ नेताजी से मिली। शुक्रिया, भाई कृतज्ञ भाव से बोला। शुक्रिया बिरादर, ये बहुत बड़ा काम किया तुमने मेरा। बंदा मशकूर है, बदले में कभी भी कोई खिदमत बोलना। देखेंगे, नेता बोला, देखेंगे। पहली फ़ोन कॉल के वक्त में एक अहम बात कहना भूल गया था। बराए मेहरबानी वो अब सुनो। बोलो। कल झामनाने के फार्म के रास्ते में दुश्मनों ने मेरी कार का एक्सीडेंट करा दिया था, जिसमें कि मेरा गार्ड और ड्राइवर मारे गए थे। गाड़ी किराए की थी और गार्ड और ड्राइवर लोकल थे, इसलिए उनकी परवाह नहीं। पर मेरा मोबाइल उधर कहीं गिर गया है, तो देर सबेर वो हादसा पुलिस की जानकारी में ज़रूर आएगा। मुझे अंदेशा है कि तब मेरा मोबाइल भी पुलिस के हाथ पड़ जाएगा।
जो कि ठीक ना होगा। क्यों? क्योंकि वो भाई का मोबाइल है, समझे बिरादर? कुछ समझा, कुछ नहीं समझा। उसमें मुंबई के, पूना के, दिल्ली के, कराची के, दुबई के, काठमांडू, हांगकांग, सिंगापुर वगैरह के मेरे कई कॉन्टैक्ट्स के नंबर दर्ज हैं। यूँ मेरे कॉन्टैक्ट्स का पुलिस की जानकारी में आ जाना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, देर सबेर मेरे लिए भी। मेरा भी नंबर है उसमें, है तो सही। भाई, ऐसा फ़ोन तुम्हें नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे वैसे एक्सीडेंट का कोई इम्कान नहीं था जैसा कि हुआ था। यही गनीमत थी कि जान बच गई थी। बहरहाल गुजारिश ये है कि वो मोबाइल किसी तरह से ढूंढवाओ। न मिला तो मिल जाएगा। उसका नंबर तुम्हें मालूम है। जो कोई भी मौकाए वारदात पर पहुंचे उसको उस नंबर पर कॉल लगाने को बोलना। मोबाइल जहां होगा अपने आप बोलेगा, बशर्ते कि चालू हुआ। मैं खुदा बंद करीम से दुआ करूंगा कि चालू ही मिले, गिरकर बंद ना हो गया हो। मिल गया तो उसे एक्सप्रेस कुरियर से मेरे पास भिजवाना। कहाँ? पूना, मुंबई। मैं पता बोलता हूँ, नोट करो। भाई ने पता लिखवाकर संबंध विच्छेद किया और फिर हासिल खबर को आगे ट्रांसफर करने के लिए काठमांडू में रिकियो फिगुएरा को फोन लगाया। उस बार खुद फिगुएरा ने उससे बात की। बिरादरी भाई सेफ है, ये अच्छी खबर है, वो बोला। लेकिन ये अच्छी खबर तुम्हारे लिए है। जी? क्योंकि तुम वक्ती तौर पर दिल्ली वालों का कोई अल्टरनेटिव तलाश करने से बच गए। मेरे लिए अच्छी खबर ये होती कि सोहल खत्म हो गया। ओह, अब उसका खत्म होना ज़रूरी है, क्योंकि दिल्ली में मुझे उसका जवाब मिल चुका है कि उसे कंपनी की गद्दी कबूल नहीं। भाई, तुम्हें फिर से ताकीद है कि 1 महीने के वक्त की मियाद खत्म होने से पहले मुझे ये गुड न्यूज़ मिल जाए कि सोहल इस दुनिया में नहीं है। फॉलोड। यस सर। दूसरे, दिल्ली वालों ने जो 6 किलो हेरोइन हमसे हासिल की थी, उसका उन्होंने आगे अभी तक कोई बिजनेस किया नहीं मालूम होता। मैंने उन्हें वक्त रहते उस फार्म हाउस से हेरोइन किसी ज़्यादा सेफ जगह पर शिफ्ट कर देने की ताकीद की थी, जिस पर कि उन्होंने अमल ज़रूर किया होगा, क्योंकि अगर हेरोइन पकड़ी जाती तो वो लोग, जैसे कि तुमने तस्दीक की, आज़ाद न घूम रहे होते। उनको बोलो कि 1 महीने के भीतर वो माल का रिपीट ऑर्डर करें और बोलो कि वो ऐसा न कर पाए तो वो हमारे किसी काम के नहीं। अंडरस्टैंड? यस सर। गुड नाइट। लाइन कट गई। भाई ने फ़ोन बंद किया और माथा थाम लिया। अब पहले उसने सोहल के खिलाफ कोई स्ट्रेटजी खड़ी करनी थी ताकि वक्त रहते वो उसकी हस्ती मिटा पाता। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।